हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर बच्चों 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप सो आप सभी को वो समझ आ गए होंगे। एक बार बच्चों मैं प्री कैप आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का। ये देखो, ये हमने लेक्चर नंबर बच्चों थर्ड जो किया था उसमें 1.1 का बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, जिसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख लिया था। लाइक 140 के बच्चों हमने प्राइम फैक्टर ये लिख लिए थे, टू की टेबल से गया, फिर टू की टेबल से। ऐसे 156 का भी करवाया था मैंने, 3825 का भी करवा दिया था। बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था आपको। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। अभी अपने बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने पास है लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों। बुक खोल लो बच्चों, पैरेलल बुक खोल के रखो। बुक बच्चों आप ओपन करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अपने पास तीन पार्ट है, दो करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी बच्चों हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को वह तीन चीजें दी हुई है, यानी थ्री टर्म्स गिवन है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें थ्री टर्म्स गिवन है। तो थ्री टर्म्स गिवन है, तो वन बाय वन हमें इनका जब एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले एचसीएफ, पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके प्राइम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। लाइक पहले 12 के प्राइम करो बच्चों, और 15 के भी प्राइम कर लो, और 21 के भी बच्चों अपने प्राइम कर ले। 12 के प्राइम होंगे पहले टू की टेबल से 6 पे, फिर टू की टेबल से बच्चों 3 पे, फिर थ्री की टेबल से 1 पे। 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा, फिर 5 5 की टेबल में आता है। ऐसे बच्चों ये 3 7 जा, और 7 की टेबल पे 1। तो अब बच्चों इनको प्राइम फैक्टर को लिख लो। 12 को क्या लिखेंगे अपने, 12 को लिखेंगे 2 into 2 into 3 इंटू में 1, ऐसे लिख लो बच्चों। उसके बाद 15 को लिखो बच्चों आप। 15 को क्या लिखेंगे, लास्ट में 1 जरूर लिखना है बच्चों, मल्टीप्लाई में 3 into 5 into 1। फिर 21 को लिख लेंगे बच्चों क्या, 3 into 7 into 1, ठीक है। तो अब देखो तीनों में क्या टर्म आ रही है, तीनों में 3 आ रहा है बच्चों, तीनों में ही 3 आ रहा है। सॉरी, ये 3 आ रहा है। जो हमने हमारे पास तीनों प्राइम फैक्टर है उनमें क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ हमारे पास आया 3। एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। आई होप सो आपको एचसीएफ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था कि डायरेक्ट फाइंड कर लो इनका, 12 15 और 21 का डायरेक्ट ही फाइंड कर लो। जैसे इधर ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर लो। अब दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। एक तो डायरेक्ट वाला 12 15 21, पहले टू की टेबल से, ये 6 पे ये जाएंगे नहीं, तो एज इट इज लिख दो। फिर टू की टेबल से ये 3 पे, ये 15 एंड 21 एज इट इज। अब थ्री की टेबल से ये 1 पे, ये 5 पे, और ये 7 पे। अब 5 की टेबल से 1 पे 1 पे, और ये 7 एज इट इज। फिर बच्चों 7 की टेबल से 1 1 1। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 67 जा बच्चों 420। एक तो ये मेथड है। एक मेथड में बच्चों आपको यहाँ से सिखाता हूँ। ये जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले ना, ये प्राइम फैक्टर जो हमने निकाले यहाँ से सिखाता हूँ। तो ये जो प्राइम फैक्टर है यहाँ से पहले आप ये देखो डिफरेंट डिजिट कौन कौन सी है। डिफरेंट डिजिट्स देखो कौन कौन सी हमारे पास है। डिफरेंट डिजिट का मतलब है ये देखो, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7। कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है। अब आप ये देखो एक ही लाइन में 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है। ये देखो 2 है ना, एक ही लाइन में दो बार आया है यहाँ पे। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो एलसीएम के लिए 2 को मैक्सिमम दो टाइम है तो 2 का स्क्वायर लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में
ये 2 का तो हो गया। अब 3 देखो एक ही लाइन में मैक्सिमम कितनी बार है, ये भी वन टाइम आया। 5 भी वन टाइम आया बच्चों, 5 भी वन टाइम आया, और 7 भी देखो वन टाइम ही है। 7 भी बच्चों वन टाइम ही है, और लास्ट में 1 तो लिखना ही होता है। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई क्या कर लो, इधर से ऑब्जर्व करो, देखो 2 का स्क्वायर, तो इधर भी देखो ये 2 इंटू टू, 2 का स्क्वायर बन रहा है। 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी इनका मल्टीप्लाई भी 420 ही बनेगा। तो ये मेथड है। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते, जो प्रीवियस छोटी क्लासेस में करना चाहते थे, करते थे, वो अगर नहीं करना चाहते, तो आप इस मेथड से कर सकते हो कि आप देख लो कि एक ही लाइन में पहले ये देख लो डिफरेंट डिजिट्स कौन कौन सी है। फिर ये देखो डिफरेंट डिजिट ईच लाइन में कितनी बार आई है, या ईच प्राइम में मैक्सिमम कितने टाइम्स आई है। तो मैक्सिमम टाइम्स वाला हमें लिखना है। हमें कौन सा लिखना है बच्चों, मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखना है। आई बात समझ, हमें मैक्सिमम टाइम वाला लिखना होता है। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। एचसीएफ फाइंड कर दिया मैंने, एलसीएम भी फाइंड कर दिया। ठीक है, देखो दो ही हमें फाइंड करना था, एक एलसीएम फाइंड करना था और एक एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 17, 23, 29। अब तीनों ही प्राइम है, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 17, 23 एंड 29। तो इनका देखिए कैसे करते हैं। क्योंकि ये प्राइम नंबर है बच्चों, तो इनके प्राइम फैक्टर बच्चों डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, 17 इंटू 1। अगर आपको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर लिखने आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख लोगे बच्चों, 29 इंटू 1। अब देखो, अब 1 लिखने का आपको फायदा पता चलेगा कि अगर आप 1 ना लिखते तो आपको कैसे पता चलता कि इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा। और बात रही एलसीएम की बच्चों, तो एलसीएम इनका क्या है, इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम है, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, वो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक खोल के रखो बच्चों, और जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट कर लो। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें कह रहा है बच्चों कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज दी है। ये जो 306 एंड 657 है, ये आपके पास टू नंबर्स है, ए और बी। ए एंड बी है बच्चों, ये आपके 306 एंड 657, ये वो दो नंबर है जिसके आपको एचसीएफ दे रखे हैं। ये देखो, गिवन दैट एचसीएफ कितना बच्चों, इनका 9 है। एचसीएफ वी आर ऑलरेडी गिवन, एचसीएफ कितना बच्चों, 9 है। ठीक है, और एलसीएम कितना बच्चों, एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम किसका, 306 एंड 657 का। एलसीएम तो बच्चों हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद है तो। क्या फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास, जिसके अंदर हम ये टर्म्स यूज कर सके। वी नो दैट वी नो दैट कि हमारे पास बच्चों क्या फॉर्मूला था, कि ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, जो दोनों टर्म्स है उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है बच्चों, उन दोनों टर्म्स के एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल। एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो बच्चों अपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ए हमारे पास है बच्चों 306, बी हमारे पास है 657। एलसीएम तो बच्चों हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमारे पास 9 है। तो ये 9 जो मल्टीप्लाई वाला है इधर डिवाइड में आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई वाले को बच्चों अपने डिवाइड में ले आए, तो ये 306 इंटू 657, इनके डिवाइड में आ गया बच्चों 9, इक्वल में आ गया एलसीएम। 9 के टेबल से 306 को कैंसिल कर दो बच्चों, 9 3 जा 27, फिर 3 रहेंगे, 9 4 जा 36। तो ये बन गया एलसीएम, कितना आ गया हमारे पास,
34 × 657, और 34 को 657 से बच्चों आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बताइए। 34 × 657, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 7 28, तो ये आ जाएगा 22338 आ जाएगा बच्चों, 22338। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 22338। मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। सिंपल सा है बच्चों, करते जाते कंप्लीट कर देते हैं इस एक्सरसाइज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बच्चों बुक के अंदर। बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है चेक वेदर 6 raised to the power n, 6 raised to the power n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। वो कह रहा है 6 की पावर n कभी ऐसा नंबर देगी जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट में क्या लगा हो बच्चों, 0। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहले तो एग्जाम्पल से समझो। 6 raised to the power n का मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 4, अगर ऐसा चलता जाए तो बच्चों कभी हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 0 हो। तो 6 की पावर 1 6 होता है बच्चों, 6 की स्क्वायर बच्चों 36 होती है, 6 की क्यूब 216 होती है, 6 की पावर 4 क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1296 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इनके अंदर यूनिट डिजिट जो हमारी है वो 6 ही आ रही है। तो ऐसा क्या कभी लास्ट में 0 आएगा, तो 0 कभी नहीं आएगा बच्चों। और 0 क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे रीजन है। 6 की पावर n एक्चुअली क्या है, 2 × 3 रेज टू द पावर n है, यानी ये 2 raised to the power n, ये 3 raised to the power n है। तो कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 0 आता है, जिसके लास्ट में 0 आता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो उसका जो प्राइम फैक्टर है बच्चों, उसका जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर 5 जरूर आता है बच्चों। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई भी डिजिट है जिसके लास्ट में क्या है, 0 है, जैसे 10 है, 10 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये देखो इसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आए। कोई भी डिजिट जिसके लास्ट के अंदर 0 है, जैसे 40 लिख लिया, तो इसका भी अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे, ये पहले 20 पे, फिर 2 की टेबल से 10 पे, फिर 2 की टेबल से 5 पे, तो उसमें भी 5 जरूर आए, क्योंकि 6 की पावर के अंदर कभी भी, या 6 के जो प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता, इसलिए बच्चों इसकी कोई भी पावर हो उसके अंदर 0 नहीं आएगा। उसकी पावर कोई भी आप लिखते जाओ और उसको सोल्व करते जाओ, कभी भी बच्चों क्या नहीं मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टर करते हैं उसके फैक्टर में हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, 0 नहीं है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस बात को लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मैं आपको कैजुअल सा बता देता हूँ। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to the power n। That means 6 raised to the power n will not be divisible by 5. Therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। आई बच्चों बात समझ, तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 देखिएगा आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, बुक में पढ़ो बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई। दो नंबर दे रखे हैं बच्चों, आप ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक तो ये नंबर दे रखे हैं 7 × 11 × 13 + 13,
और दूसरा नंबर बच्चों आपको ये दे रखा है आर कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू। जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों हमारे पास? फर्स्ट कंपोजिट नंबर बच्चों अपने पास क्या आता है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर अपने पास 4 है बच्चों। फर्स्ट कंपोजिट नंबर अपने पास बच्चों क्या आता है? 4 आता है। आई बच्चों बात समझ? हाँ जी सर। क्योंकि 4 के कितने फैक्टर है? वन भी है। देखो 4 के फैक्टर्स बताओ। 1 है, 2 है और 4 खुद है। तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 4 हो गया। और 6 है, 6 भी कंपोजिट नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपको ये नंबर दे रखे हैं, पहले तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। पहले तो इसे नंबर में कन्वर्ट कर लो। अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो ऐसा ही लिख लो, जैसे इसको लिखा 7 into 11 into 13 प्लस में 13। अब यहाँ पे देखो पहले तो 13 ले लो कॉमन। ये बचा 7 into 11 प्लस में 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। ये 13 एज इट इज। ये बन गया 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अभी 78 के प्राइम कर दो। 78 किसकी टेबल में आता है? 13 6 जा होता है ना। 13 6 जा 6 के और प्राइम कर दो। तो ये बन गया 13 into 13 into 2 into 3 into 1। तो आपके पास जो नंबर था, जो ये नंबर था, इसके कितने फैक्टर आ गए बच्चों? ध्यान से देखो इसके कितने फैक्टर आ गए। एक तो उसका फैक्टर आ गया 13, एक आ गया 2, एक आ गया 3, एक 1 है। तो हमने कहा था मोर देन टू फैक्टर। बिकॉज लिख देंगे हम अपने, बिकॉज गिवन नंबर गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, more than two factors, so it is a composite number. It is a composite number। तो इतनी सी बात है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर आप फैक्टर्स बताना चाहो, एंड फैक्टर्स आर, तो आप फैक्टर्स बता भी सकते हो क्या क्या है। एक तो 13 है, एक 2 है और एक 3 है। एक एक बार लिखना है और एक 1 है और एक वो नंबर खुद भी है। यानी यहाँ से जो नंबर बनेगा, इसके मल्टीप्लाई से जो नंबर बनेगा बच्चों, वो भी तो फैक्टर हुआ ना। वो भी तो फैक्टर हुआ खुद का। इनके मल्टीप्लाई से जो नंबर बनेगा बच्चों, वो भी तो खुद का फैक्टर तो होगा ही। जैसे इनके मल्टीप्लाई से अगर आप नंबर बनाना चाहो तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, वहां से आपको एक नंबर मिल जाएगा। भाई बच्चों बात समझ? कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये कर दिया, वैसे जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला बी वाला, इसको बी मान लेते हैं अपने। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसको बी लेट कर लेते हैं और फिर अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ बी है बच्चों अपने पास क्या? 7 6 5 4 4 3 2 1 प्लस में क्या है बच्चों? 5। जैसे इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720, 727 जा 5 0 4 0 प्लस में आ गया बच्चों 5। तो यहाँ से नंबर बन गया 5045। पहले पूरा नंबर बना लो, अब इसके प्राइम कर लो। अब क्या कर लो बच्चों? आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पहले 5 की टेबल से जाएगा, 5 10 जा 50, ये तो आएगा नहीं, तो ये 5 9 जा 45। ठीक है। अब ये 11 पे जा रहा है क्या? 11 से जा रहा है? 11 से नहीं जा रहा है ये। अब ये 1009 से ही जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। तो जो नंबर था हमारे पास 5045,
जो नंबर था बच्चों अपने पास 5045, उसके कितने फैक्टर आए? उसके भी मोर देन टू फैक्टर्स आ गए ना। कैसे है मोर देन टू फैक्टर? देखो, जो 5045 है उसके कितने फैक्टर्स है? उसका एक तो फैक्टर आ गया 5, एक फैक्टर आ गया बच्चों 1009, ये भी तो फैक्टर है। 1009 से इसमें डिवाइड पूरा पूरा जाएगा 5 पे। एक इसका फैक्टर हो गया 1, एक इसका फैक्टर हो गया बच्चों ये खुद 5045, ये खुद भी तो खुद का फैक्टर है, डिवाइड पूरा पूरा जाएगा ना 5045 में। तो ये भी क्या है? सो 5045 is a composite number also, is a composite number also, या is a composite number, इतना लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी बच्चों, सिंपल है। एक दो बार जब आप करोगे समझोगे ना बातों को तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, बुक में पढ़ो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया करो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। बच्चों एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, एक बच्चों सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है या ग्राउंड मान लो। ठीक है, देखो इस सर्कुलर पाथ के अंदर बच्चों दो बच्चे हैं, कौन कौन? एक तो सोनिया है, एक तो कौन है बच्चों? सोनिया। और दूसरा कौन है? रवि। एक तो बच्चों सोनिया है, तो मान लो सोनिया यहाँ पे है, यहाँ पे सोनिया है। और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि को कितना टाइम लगता है? जो दूसरा कौन है? रवि है, रवि है। एक सोनिया और दूसरा बच्चों रवि है। रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं बच्चों? 18 मिनट्स। रवि को लिखते हैं बच्चों 12 मिनट्स, पूरा एक चक्कर लगाने में, वन रिवोल्यूशन लगाने के अंदर। दोनों की अलग अलग स्पीड होगी ना, तो अलग अलग टाइम भी लगेगी ना। अगर दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लो कि वो इस पॉइंट से बच्चों स्टार्ट करते हैं, दोनों इसी पॉइंट से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और एक चक्कर लगाते हैं इसका, इसका ऐसे एक बच्चों एक वन रिवोल्यूशन लगाते हैं। वन रिवोल्यूशन क्या? इसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, वन रिवोल्यूशन नहीं, इसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो बच्चों वो कह रहा है कि इसी पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक शब्द छुपा हुआ है इंटरनल, जो कि आपको साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा, जो कि आपको साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा। वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यहाँ पे एक वर्ड एटलीस्ट, कि कम से कम, वो कम से कम टाइम बताओ जितने टाइम के बाद बच्चों वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? कि वो सोनिया चक्कर लगा रही है इसके, रवि भी इसके चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे? दोनों एक ही पॉइंट पे बच्चों दोबारा कब मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि एटलीस्ट शब्द यूज हुआ है, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो बच्चों आपको इस 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? एलसीएम। अगर हाईएस्ट वर्ड बच्चों अगर लगता है इसके अंदर तो अपने एचसीएफ फाइंड करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें मोस्टली एलसीएम ही फाइंड करना होता है। क्योंकि अपने जब कहते हैं कि तुम दोनों सेम पॉइंट पे कम से कम कितने टाइम पे मिलोगे, ऐसे ही पूछा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमें 5 दिनों बाद भी मिल जाओगे, या 10 दिनों बाद, या 20 दिनों बाद ही मिल जाओगे, 50 दिनों बाद ही मिल जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे सीखो कि 12 और 18 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, कि वो लोवेस्ट टाइम निकालना है। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो। मैं आपसे ये पूछूं कि एक आपके पास घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3 और इधर 9 है, ठीक है। इस तरीके से समझो, जैसे मैंने कहा इस घड़ी के अंदर अभी 6 o'clock है, ये समझ लो अभी 7 o'clock है, ऐसे मान। तो दोबारा 7 o'clock कब बजेंगे? जैसे अभी क्या बच्चों 7 o'clock है, इसके अंदर अभी 7 बजे हुए हैं। तो मैं पूछू दोबारा 7 कब बजेंगे, तो एक बच्चा आंसर देगा कि सर 12 घंटे बाद, ठीक है। एक बच्चा देगा 24 घंटे बाद, एक बच्चा देगा 10 दिन बाद, ठीक है। तो कौन सा बच्चा सही है? तो बच्चों ये 12 आवर्स वाला एग्जैक्ट सही है, क्योंकि इसने एटलीस्ट टाइम बताया है। वो कम से कम टाइम बताया जिसके बाद दोबारा 7 बजेंगे, तो दोबारा 7 बजे सुबह 7 बजे हो जाएगा, यानी 12 घंटे के बाद, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट है, तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अपने एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 18 का। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, ये एज इट इज। 3 की टेबल से ये 1 पे, ये 3 पे, फिर 3 की टेबल से जाएगा तो ये, अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्योंकि हमें टाइम मिनट्स में दिया है, तो हमारा आंसर भी बच्चों किस में है, मिनट्स में है। तो आफ्टर 36 मिनट्स, so after 36 minutes, Sonia and Ravi will meet at that point from which they have started the revolution. उसी पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे बच्चों। कितने मिनट्स के बाद? 36 मिनट्स के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। कौन? सोनिया और रवि। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों आप नोट कर लेना, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर बच्चों मेरा ऊपर दे रखा है लेक्चर के अंदर, जिसे मैं आपको बता भी देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन में बच्चों दे रहे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर बच्चों, ये 9875146059। इस व्हाट्सअप नंबर पे बच्चों मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर एक्सरसाइज करवा दूंगा आपको, और उसके साथ बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको शीट प्रोवाइड करा दूंगा। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा शीट करना चाहते हैं, डीपीपी करना चाहते हैं बच्चों, तो उनको मैं शीट प्रोवाइड करा दूंगा। वो आप शीट सोल्व कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।